आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके बनाने का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद में उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, माने भविष्य, आने वाला समय। तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, रहे, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य, वह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है, या उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, में है। तो ये है इसका पहचान आपको याद होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, रहे, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस में है। अब इसके बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम यह है कि इसके अंतर्गत अब जिस तरह से पीछे मैं प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पढ़ाया हूँ, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें भी वही 4 हैं। तो सिंपल पर फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि सकारात्मक वाक्य क्या होता है। तो सकारात्मक शब्द ही से ही पता चल जाता है कि वाक्य सकारात्मक होता है, जिसको अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यदि वाक्य सिंपल हो, यानी यदि वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, रहा है, और वाक्य सिंपल हो और अफर्मेटिव हो, तो उसके बनाने का नियम यह है कि सर्वप्रथम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। क्लियर हो गया कि अगर वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। अब देखेंगे इसी का निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का नकारात्मक हो तो उसके बनाने का नियम क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म वगैरह रहने पर लिखते हैं। तो ये है निगेटिव सेंटेंस में जिस तरह असर्टिव है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। निगेटिव में क्या आता है? शैल और विल के बाद में, शैल या विल के बाद में नॉट का प्रयोग होता है, निगेटिव हो जाता है। अब इसके अंतर्गत जब प्रश्नात्मक वाक्य आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब उसके बनाने का नियम क्या है? हर एक प्रश्नात्मक वाक्यों में आप देखे होंगे कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें भी उसी तरह से है। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य प्रश्नात्मक हो यानी इंटरोगेटिव हो, तो सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब का पहला रूप आता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं और अंत में प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि यदि वाक्य प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों हो, यानी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो, जैसे क्या मैं घर नहीं जाऊंगा,
तो ये क्या हो गया, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, यानी दोनों हो गया। तो इसमें क्या होता है, उसी तरह से सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में जो है नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है, उसके बाद में जो है आपको प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इसको अंत में फुल स्टॉप जैसे असर्टिव में लिखते लगाते हैं, तो इसमें क्या लगाते हैं, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन ही प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का करेंगे, उसके बाद में नॉट का करेंगे, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे अगर हो तो, और अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका चारों सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का रूल, उसके बाद में आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव चारों का हो गया। अब इसी चीज को हम लोग किस में देखेंगे कि इस चार्ट के अनुसार देखेंगे, इस चार्ट के अनुसार उसी चीज को आकर के हम एक ही साथ में देख लेंगे कि क्या चीज है। तो अब देखिए यहाँ पर कि फ्यूचर इंडेफिनिट या इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल ऑब्लिक विल, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं और अंत में क्या है फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद में नेगेटिव है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। और इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव अगर दोनों सेंटेंस हैं तो उसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप करेंगे, यानी पहला रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं। ये चारों सेंटेंस का रूल यहीं पर लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। अब इसी चीज को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस में क्या है, आई शैल राइट ए लेटर। अभी क्या है कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी यू, ही, सी, इट एंड नाम और दे के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी आई और वी को छोड़कर सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल राइट ए लेटर, अब इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, आई शैल नॉट राइट ए लेटर। ये देखिए उसी तरह से वी शैल राइट ए लेटर, वी के साथ शैल आया है, इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट के साथ ये वाक्य बनाया हूँ ताकि आपका इसका प्रयोग भी समझ में आ जाएगा। वी आया, यू के साथ विल आ गया, अभी देखिए दे के साथ विल आ गया, ही के साथ विल, सी के साथ विल आ गया और राम नाम है, नाम के साथ भी विल आया और विल के बाद में नॉट का प्रयोग हो गया या शैल के बाद नॉट का प्रयोग हो गया तो क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। तो अभी जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों सेंटेंस कैसे प्रयोग करते हैं। अब ये इसमें हमने नोट लिख दिया है कि यदि याद रहे कि यदि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही, चाहे कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले एडजेक्टिव वर्ब आता है। ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसमें शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले शैल आया है, शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह। जैसे ए लेटर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसमें क्लियर लिखा है शैल आई राइट ए लेटर, ये प्रश्नात्मक हो गया। अभी इसी को प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों बनाना है या दोनों ही हो तो उसको क्या करेंगे, शैल आई नॉट राइट ए लेटर। देखें
सेल आता था, इसके बाद में आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी के साथ में मैं पूरा सेंटेंसेस ले बनाया हूँ इसमें कि विल और शैल के प्रयोग में आपको कोई दिक्कत ना हो। हमेशा आपको ये प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ्यूचर यदि वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, उसका निगेटिव कैसे बनेगा, और यदि दोनों प्रकार का इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों तरह का वाक्य रहे तो उसका कैसे बनाने का नियम है। ये सभी प्रकार के चारों टाइप के टेंस के बारे में, चारों टाइप के सेंटेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मैं आपके लिए फ्री में वीडियो सप्लाई बना रहा हूं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। और कमेंट में लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा बना है, ये जरूर कमेंट में कीजिए। खराब है तो खराब लिख दीजिए, क्या खराब है वो लिख दीजिए ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगा, आपके समझने के अनुसार कर दूंगा। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ दिनों में फ्री में ही ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, वो भी फ्री में चलेगा, 1 घंटा के लिए चलाऊँगा। आप लोग यदि जुड़ेंगे तो अगर उसमें 20-25 बच्चे एक साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों के लिए अलग से 1 घंटा फ्री में क्लास दूंगा इंग्लिश ग्रामर का, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आपको समझा दूंगा, ताकि वो आपके दिमाग में पड़ जाए। तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।